मैं मनोज कुमार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज अट्टारी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको, जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं सत्ता की साझेदारी वाला पाठ पढ़ा रहा हूँ राजनीतिक विज्ञान में। जो सामाजिक विज्ञान का तीसरा पाठ है, इसका जो पहला पाठ सत्ता की साझेदारी है, इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन अब मैं बेल्जियम की कुछ समझदारी के एक हेडिंग है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अपने को अलग करने के लिए एक फैसला किया। उस फैसले के अंतर्गत उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक अंतर को स्वीकार किया। 1970-1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में बहुत बदलाव किए। ये बदलाव उनके लिए देश में रहने वाले किसी भी आदमी को अकेलेपन का एहसास न हो, ऐसे बदलाव किए। इस बदलाव में सभी को मिलजुल कर रहने का सिखाया। उन्होंने इसके लिए एक व्यवस्था बहुत ही कल्पनाशील की। कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें थीं। जैसे संविधान में इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी, यानी दोनों भाषाओं के जो मंत्री होंगे वो समान होंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह आपस में उनका बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां, जैसे 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इससे दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषाई लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषाई यानी डच भाषा बोलने वाले लोग केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार, जो केंद्रीय सरकार में जो डच भाषा बोलने वाले लोगों उनका बराबर का प्रतिनिधित्व उनका स्वीकार किया गया। आगे मैं आपको बताता हूँ। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। उस सरकार का नाम है सामुदायिक सरकार। इस सरकार के अंतर्गत चुनाव इस सरकार का जो होता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, लेकिन सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को की संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर उनको फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन आपको मालूम है, बेल्जियम और मॉडल कुछ जटिल कठिन सा लग रहा है। इसका कारण यह है कि खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए यह व्यवस्था बेहद अच्छी रही है, लेकिन इस व्यवस्था से मुल्क में गृह युद्धों की आशंका पर रोक लग गई, वरना गृह युद्ध की स्थिति
में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़े हो सकते थे। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया और इस फैसले के अंतर्गत ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया कि ब्रुसेल्स वहाँ का मुख्यालय होगा। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से यानी ऐसी बातों से हमें शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को इससे लगा था कि समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, वरना इसके चलते दोनों देश सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत नहीं होंगे। श्रीलंका में ठीक उसका उल्टा रास्ता अपनाया, यानी श्रीलंका ने ठीक उसका अलग रास्ता अपनाया। इस रास्ते से हमें पता चला कि यदि वहाँ की अधिक जनसंख्या समुदाय दूसरों पर अधिकार कायम करने और सत्ता में उसको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है और यह देश के लिए एक घातक हो सकता है, क्यों वहाँ की अधिकतर जनसंख्या अभी हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। इसमें एक हेडिंग लेते हैं, आपको समझाते हैं सत्ता की साझेदारी का होना जरूरी क्यों है। इस प्रकार के सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दे सकते हैं हम। पहला, सत्ता का बंटवारा, इससे दूसरा सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्यों सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, क्यों वहाँ के बहुसंख्यक समुदायों की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना लाभकारी तो लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ये देश अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक उसी तरह से है। इसके पक्ष में एक और बात कहते हैं, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन लोकतंत्र का यह मतलब नहीं कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। लोग इसी प्रकार रहे तो जो यहाँ की वैध सरकारें हैं वे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते चले जाएंगे। इन दो बातों से यह सिद्ध होता है कि कह सकते हैं कि समझदारी का परिणाम यह है कि जब नैतिक तर्क के आधार पर सत्ता का बंटवारा संभव है तो यदि हानि लाभ को देखते हुए सावधानी पूर्वक हम इस बात पर हिसाब लगाएं तो
यह फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके विपरीत हो सकता है। ये सर अभी मत करिए। सत्ता की साझेदारी का रूप, इसमें हेडिंग है सत्ता की साझेदारी के रूप। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। सत्ता की साझेदारी के रूप, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, क्यों? यदि इसी प्रकार की धारणा सत्ता के विपरीत साझेदारी का विचार सामने आता है, तो लंबे समय से यहाँ की जो मान्यताएं चली आ रही हैं, सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी एक खास स्थान पर रहने वाले समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है, माध्यम होती है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। यहाँ अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के अनेक समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, लेकिन सार्वजनिक जो नीतियाँ तय करने में सबकी बातों को शामिल किया जाता है। सभी लोकतांत्रिक शासन को तभी हम अच्छा मान सकते हैं जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के नागरिक राजनीतिक सत्ता में भाग लेते हों। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे शासन के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। हम सत्ता का क्षैतिज वितरण तब कहेंगे जब वहाँ की सरकार के अनेक अंग एक स्तर पर ही रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हों। यहाँ के बंटवारे से यह स्पष्ट हो जाता है, कोई भी एक अंग सत्ता का अधिक से अधिक उपयोग नहीं कर सकता, क्यों? हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, जिससे अनेक संस्थाएं के बीच सत्ता का बैलेंस बना रहता है, यानी संतुलन बना रहता है। यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में कक्षा 9 में हमने पढ़ाया है। उसमें देखा है कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, लेकिन संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को कंट्रोल करना एक संतुलन की व्यवस्था भी कह सकते हैं। सरकार के बीच अनेक स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली सरकार सामान्य रूप से, यानी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की सरकारें को हर जगह अलग नामों से
जाना जाता है या हम कह सकते हैं पुकारा जाता है। ये भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है। वहाँ पर कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन इसी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। क्यों वहाँ की केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार हम कर सकते हैं। बेल्जियम के अंदर काम तो हुआ, लेकिन श्रीलंका में इस तरह का काम नहीं हुआ। वहाँ की राज्य सरकारों से नीचे स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जैसे नगरपालिका, पंचायतें जैसी इकाइयाँ अधिकतर सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को अलग कर सकते हैं। जैसे सत्ता का बंटवारा अनेक सामाजिक समूहों, भाषाई धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम के अंदर सामुदायिक सरकार ऐसी व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। क्यों कुछ देशों के संविधान कानून में इस बात का प्रावधान है कि वहाँ की सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। वहाँ के लोग खुद का शासन से अलग न समझें। वहाँ के लोग अपने को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि वहाँ की सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग तरीके पर सत्ता के बंटवारे का एक रूप इस प्रकार जोड़ा जाए। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव करने का एक विकल्प होना चाहिए। क्यों समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प अनेक पार्टियों के रूप में होता है। यहाँ की पार्टियाँ सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करती हैं, आपस में द्वेष रखती हैं, यह सुनिश्चित कर देती हैं कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक समय अवधि पर हम इसे कहेंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहे। क्यों कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे अनेक संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हुए
सरकार की अनेक समितियां भागीदारी करके इसमें भागीदारी करके अपने सदस्य के लिए लाभ के लिए दबाव बनाकर अनेक समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। पकड़ते हैं अब इस पाठ को हमने आपको पढ़ाया। इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आपस में अंतर को आपने समझा, किस प्रकार सरकार की भूमिका रहती है, किस प्रकार वहाँ के रहने वाले लोग, अनेक समुदायों के लोग, भाषाओं के लोग, अलग अलग तरह के लोग सत्ता में भाग लेना चाहते हैं। और इस पाठ को यहीं पर ख़त्म करते हैं।